हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यह क्वेश्चन जो हैं सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे जहाँ भी संस्कृत सिलेबस में है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो नंबर ज़रूर दिलाता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, र वर्णस्योच्चारण स्थानम वर्तते। र वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठा, दंतोष्ठम, मूर्धा, तालु। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके किस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और किस टॉपिक से सही हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्धा। र वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसके लिए आप एक सूत्र ध्यान रख सकते हैं, ऋतु रषाणाम मूर्धा। ऋतु रषाणाम मूर्धा। इस सूत्र के माध्यम से मूर्धा उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण आपको याद हो जाएंगे। कैसे, समझिए। री से री आ जाएगा, टू से पूरा ट वर्ग आएगा, ट ठ ड ढ अड़ा आ जाएगा, यानी पूरा ट वर्ग रहेगा। रा से रा आ गया, रा जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा भी गया है, और सा से षटकोण वाला सा होगा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ध्यान रखिएगा। दंतोष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? वा का दंतोष्ठ उच्चारण स्थान है, यह भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है? दंतोष्ठ है। और तालु किसका उच्चारण स्थान है? समझिए, इचू। इसका सूत्र है इचू यशा नाम तालु। इचू यशा नाम तालु। इस सूत्र के माध्यम से तालु उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण आप याद रख पाएंगे। कैसे, समझिए। ई से दोनों ई, छोटी ई और बड़ी ई। चू से पूरा च वर्ग, च छ ज झ इया। या से या हो गया। सा से सलगम वाला सा। तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर र वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया था, ऑप्शन सी सही आंसर है, मूर्धा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुनासिक वर्णाः भवन्ति। अनुनासिक वर्ण होते हैं। वर्गाणाम द्वितीय वर्णाः, वर्गाणाम चतुर्थ वर्णाः, वर्गाणाम पंचम वर्णाः, वर्गाणाम तृतीय वर्णाः। बताइए अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? वर्गों के पांचवें अक्षर को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। वर्गाणाम पंचम वर्णाः अनुनासिक वर्णाः भवन्ति, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्मक्षिकम इति शब्दे समासो अस्ति। निर्मक्षिकम इस शब्द में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। बताइए निर्मक्षिकम शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका समास विग्रह क्या होता है? मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभावः। ध्यान रखिएगा, कभी कभी समास विग्रह भी पूछ लिया जाता है। क्या होता है इसका समास विग्रह? मक्षिकाणाम अभावः, यानी मक्खियों का अभाव। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है, अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। को नाम समासः नित्यम नपुंसक लिंग धारयति। किस नाम का समास नित्य नपुंसक लिंग धारण करता है? बताइए। अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। बताइए यानी कौन सा समास नित्य नपुंसक लिंग होता है? तो कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा समास नित्य नपुंसक लिंग होता है? अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अस्मत् शब्दस्य पंचमी विभक्ते एकवचने रूपम भवति। अस्मत् शब्द का पंचमी विभक्ति में एक वचन में रूप होता है। अस्मत्, अस्मात्, मदीयात्, मत्।
बताइए अस्मत् शब्द का पंचमी विभक्ति एकवचन में रूप क्या होता है? तो क्या होता है? मत होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अस्मत् शब्द मैं के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? मैं के लिए। इसका रूप कैसे चलता है समझिए। अहम, आवाम, वयम, माम, इसका वैकल्पिक रूप भी होता है। ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक रूप भी पूछा जाता है। द्वितीय में बनता है और चतुर्थी में बनता है और षष्ठी में बनता है। देखिए क्या क्या बनता है। द्वितीय में इसका सामान्य रूप तो माम होगा और माँ जो है यह वैकल्पिक रूप होता है। फिर द्विवचन में आवाम होगा और नौ वैकल्पिक रूप होगा। फिर बहुवचन में असमान होगा, न वैकल्पिक रूप होगा। ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक रूप भी पूछे जाते हैं। तृतीय में बनता है मया, आवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी में बनता है मह्यम, फिर इसका वैकल्पिक रूप होगा में। फिर द्विवचन में बनेगा आवाभ्याम, फिर यहाँ पर भी वैकल्पिक रूप होगा नौ। फिर बहुवचन में बनेगा अस्मभ्यम, यहाँ पर भी वैकल्पिक रूप है नः। फिर पंचमी में बनता है मत, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। क्या बना है? मत, आवाभ्याम, अस्मत्। इस तरह इसके रूप चलते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वस्थी योगे विभक्तिर्भवति। स्वस्थी के योग में विभक्ति होती है। द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। बताइए स्वस्थी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका सूत्र क्या है? नमः, नमः, स्वस्ति, स्वस्ति, स्वाहा, स्वाहा, स्वधा, स्वधा, अलम, वषट, वषट, योगाच, योगाच, चतुर्थी। यानी इतने शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन कौन से? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट। इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यह इसका पूरा सूत्र है। सूत्र क्या है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगाच, चतुर्थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्वस्ति के योग में पूछा गया है, तो क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए। येनांग विकारः इति सूत्रेण विद्यते। येनांग विकारः इस सूत्र से विदित होता है। अक्षणाकाणाः, अक्षिकाणम, काणस्याक्षी, काणायाक्षी। बताइए येनांग विकारा सूत्र से क्या विदित होता है? तो क्या विदित होता है? अक्षणाः काणा। ऑप्शन ए सही आंसर है। यानी आँख से अंधा, आँख से अंधा। यह सूत्र किस विभक्ति का है? तृतीया विभक्ति का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, लगातार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, तृतीया विभक्ति यानी करण कारक का सूत्र है। सूत्र क्या है? येनांग विकारा। इस सूत्र के माध्यम से हमें पता चलता है कि यदि मनुष्य के किसी अंग में विकार है तो जिस अंग में विकार है उसकी क्या? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे यहाँ अक्षरा काड़ा है यानी आँख से अंधा है, तो आँख में ही विकार है ना, तो आँख की क्या हुई है? तृतीया विभक्ति हुई है। देखिए आँख से अक्षरा हो गया है। तो इस तरह इस सूत्र की व्याख्या होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। वृक्षेभ्यः पुष्पाणि पतन्ति। अत्र वृक्षेभ्यः इत्यस्य विभक्ति का। वृक्षों से पुष्प गिरते हैं। यहाँ वृक्षेभ्यः इसकी विभक्ति कौन सी है? पंचमी, तृतीया, षष्ठी, चतुर्थी। बताइए यहाँ पर वृक्षेभ्यः में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तो कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? पंचमी विभक्ति। ऑप्शन ए सही आंसर है। अपादान कारक की पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपादान कारक क्या कहता है? से जो है यह अलग होने के अर्थ में अगर प्रयुक्त होगा तो क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। यहाँ पर वृक्ष से पुष्प गिर रहे हैं, तो क्या वृक्ष से पुष्प जो हैं वह अलग हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, वृक्षात, वृक्षभ्याम, वृक्षेभ्यः। पंचमी विभक्ति का बहुवचन यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रागेव इत्यत्र संधि वर्तते।
प्राज्ञेय यहाँ पर संधि है कौन सी? शुत्व, ष्टुत्व, जसत्व, अनुनासिक। बताइए यहाँ पर संधि कौन सी है? तो यहाँ पर संधि है जसत्व संधि। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्राग प्लस एव मिलाकर बना है प्रागेय। ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र क्या है? झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते सूत्र से यहाँ पर यह पद बना है, ध्यान रखिएगा। और यह व्यंजन संधि का सूत्र है। व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली जसत्व संधि झलाम जसो अंते। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। सत्काराः इत्यत्र संधि वर्तते। सत्काराः यहाँ पर संधि है चत्व, शुत्व, जसत्व, ष्टुत्व। बताइए सत्काराः यहाँ पर संधि कौन सी है? तो यहाँ पर संधि प्रयुक्त हुई है चत्व संधि। ऑप्शन ए सही आंसर है। सूत्र क्या है? खरीचा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। संधि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस कारः मिलाकर बना है सत्कार। ध्यान रखिएगा। खरीचा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ऊष्म वर्णाः कति सन्ति। ऊष्म वर्ण कितने हैं? पंच, चत्वारः, पंचविंशति, षट्। बताइए ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो कितने हैं ऊष्म वर्ण? 4 हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका सूत्र क्या है? सलाह सलह ऊष्माणः। ध्यान रखिएगा। यानी सल जो प्रत्याहार है यह ऊष्म व्यंजन को बताने वाला प्रत्याहार है। ध्यान रखिएगा। ऊष्म व्यंजन है कौन कौन से? श, श, स, ह। यानी तीनों सा हैं और हा, ये है ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिए। गुरु शब्दस्य द्वितीया द्विवचने रूपम भवति। गुरु शब्द का द्वितीया द्विवचन में रूप होता है। गुरुभ्याम, गुरुवोः, गुरु, गुरुभ्याः। बताइए गुरु शब्द का द्वितीया द्विवचन में रूप क्या होता है? तो क्या होता है? गुरु होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका रूप कैसे चलता है? देखिए गुरु, यहाँ पर जो ऊ है यह छोटा रहता है, ध्यान रखिएगा। और द्विवचन में जो गुरु बनेगा वह बड़ा ऊ रहेगा। गुरु, गुरु, गुरुवः। क्या होगा? गुरुवः। ये बहुवचन में हो गया। प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन के रूप हैं। द्वितीय में क्या बनेगा? गुरुम। यहाँ भी रा छोटा रहेगा, गुरुम। फिर द्विवचन में क्या बनेगा? गुरु ही बनेगा, गुरु ही बनेगा। और बहुवचन में क्या बनेगा? गुरून बनेगा। क्या बनेगा? गुरून बनेगा। तो इस तरह इसका रूप चलता है। गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून। तो यहाँ पर द्वितीय द्विवचन का पूछा गया है तो क्या है? ऑप्शन सी सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्पर्श वर्णा कति संति माहेश्वर सूत्रानुसारम। यानी माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्पर्श वर्ण कितने हैं? त्रयस्त्रिंशत्, पंचविंशति, चत्वारः, 9। बताइए माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्पर्श वर्ण कितने हैं? तो कितने हैं? वही 25 ही हैं। चाहे माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछा जाए चाहे ऐसे सामान्यतः पूछा जाए तो कितने हैं? 25 हैं। स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है। कौन से वर्ण कहा जाता है? उदित वर्ण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन बनता है इसके लिए, एक सूत्र है कादयो, कादयो मावसाना, कादयो मावसाना वर्णाः, वर्णाः, वर्णाः स्पर्शाः, स्पर्शाः। यहाँ पर आपसे ये जो स्पर्शा है ना, इसके लिए रिक्त स्थान दे दिया जाता है। लिखा रहता है क्वेश्चन में कादयो मावसाना वर्ण, रिक्त स्थान पूरा कीजिए। तो क्या होगा? स्पर्शा। यानी कादयो से क्या हो गया? का जो है वह आदि यानी पहले है। मावसाना से क्या हो गया? माँ बाद में है। यानी का से लेकर माँ तक जो वर्ण हैं यह स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। कितने हैं? 25 हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए।
हिताः इति पदे प्रत्ययः अस्ति। हिताः इस पद में प्रत्यय है। अनियर, अक्त, अक्त्वा, अक्त्वतु। बताइए हिताः इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा है? अक्त प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही आंसर है। धा धातु में अक्त प्रत्यय मिलाकर बना है हिताः शब्द। ध्यान रखिएगा, डिफरेंट है इसकी धातु, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। भूभृत शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूपम अस्ति। भूभृत शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप है। भूभृताम, भूभृतानाम, भूभृत्सु, भूभृणाम। बताइए भूभृत शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या है? भूभृत प्रयोग किसके लिए होता है? राजा के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप होता है भूभृताम। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। शत्रुन जयति इत्यत्र संधि वर्तते। शत्रुन जयति यहाँ पर संधि है। अनुस्वार, शुत्व, अनुनासिक, जशत्व। बताइए यहाँ पर संधि कौन सी है? तो यहाँ पर संधि है शुत्व संधि। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका संधि विच्छेद है शत्रुन। शत्रुन प्लस जयति मिलाकर बना है शत्रुन जयति, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली संधि है शुत्व संधि। सूत्र क्या है? स्तोह, स्तोह, श्चुना, श्चुना, श्चुः। तो ये इसका सूत्र है, सूत्र भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। समम शब्द योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। समम शब्द योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? सप्तमी, तृतीया, द्वितीया, पंचमी। बताइए समम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो तृतीया प्रयुक्त होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। सूत्र क्या है? सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने यानी सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है, यानी सात के योग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। उपकृष्णम समासः। उपकृष्णम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। बताइए उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही आंसर है। कृष्ण के समीप, यानी कृष्ण के समीप इसका अर्थ होगा कृष्णस्य समीपः। अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अभ्यनुज्ञातः इत्यत्र का संधि विद्यते। अभ्यनुज्ञातः यहाँ पर कौन सी संधि है? सवर्ण दीर्घ है, यण आदेश हुआ है, वृद्धि है या गुण है? बताइए यहाँ पर कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पर संधि प्रयुक्त हुई है यण संधि। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका संधि विच्छेद क्या है? अभि प्लस अनुज्ञातः। अभि प्लस अनुज्ञाता मिलाकर बना है अभ्यनुज्ञातः, यानी ई और आ का क्या हो गया है? या हो गया है, ध्यान रखिएगा। यण संधि यहाँ पर हुई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अधोदत्तेषु विकल्पेषु कः विकल्पः बहुव्रीहि समासस्य न भवति। अधोदत्त विकल्पों में कौन से विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं होता है? बताइए इनमें से कौन से विकल्प में है जहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं हुआ है? चक्रहस्ताः, विद्या संपन्न, तपोधनः और चंद्रशेखरः। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें बहुव्रीहि समास नहीं हुआ है? तो कौन सा विकल्प है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में जो है यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं हुआ है। विद्या संपन्न में बहुव्रीहि समास नहीं है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है, क्योंकि यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। सेयम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। सेयम इसका संधि विच्छेद कीजिए। सा प्लस यम, से प्लस यम, सा प्लस यम, सा प्लस यम। बताइए इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो कौन सा है? ऑप्शन सी है। सा प्लस यम मिलाकर बना है सेयम। ध्यान रखिएगा संधि कौन सी हुई है? गुण संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? गुण संधि हुई है। यहाँ पर आ और ई मिलाकर ए हो गया है,
यानी सा का आ ले लिया गया है, ईएम का ई, दोनों मिलाकर ए में बदल गया है तो क्या हो गया है, सेयम बन गया है, गुण संधि हो गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तनिमा पदे प्रत्यय का तनिमा पद में प्रत्यय कौन है? इमनिच, तमप, मतुप, तल। बताइए तनिमा पद में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर प्रत्यय है इमनिच। ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, तन शब्द में इमनिच प्रत्यय लगाने से तनिमा पद बना है। ध्यान रखिएगा, इमनिच प्रत्यय का ईमन शेष रहता है। तन शब्द में इमनिच प्रत्यय लगाने से तनिमा बना है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाप प्रत्ययान्त रूपम नास्ति। टाप प्रत्यय से युक्त रूप नहीं है। वृद्धा, शिक्षिका, सूर्या, त्रिफला। बताइए यहाँ पर किस शब्द में टाप प्रत्यय नहीं है? तो किसमें नहीं है? सूर्या में जो है इसमें टाप प्रत्यय नहीं है। इसमें कौन सा है? इसमें चाप प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा, इसमें टाप प्रत्यय नहीं प्रयुक्त हुआ है, चाप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन में टाप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आद्योच्चारणम इति का संज्ञा। आद्योच्चारणम इसकी कौन सी संज्ञा होती है? आदेशस्य, आगमस्य, स्थानी, उपदेशस्य। बताइए आद्योच्चारणम इसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो इसकी उपदेश संज्ञा होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आद्योच्चारणम उपदेशस्य। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रोदय इत्यत्र संधि का। चंद्रोदय यहाँ पर संधि कौन सी है? वान्तादेशः, यान्तादेशः, वृद्धि, गुणा। बताइए यहाँ पर संधि कौन सी है? तो यहाँ पर संधि हुई है गुण संधि। ऑप्शन डी सही आंसर है। चंद्र प्लस उदय मिलाकर बना है चंद्रोदय, यानी आ और उ मिलाकर क्या हो गया है? ओ हो गया है। तो कौन सी संधि हो गई है? गुण संधि हो गई है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरौ इति पदे विभक्तिरस्ति। गुरौ इस पद में विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी या आ और बा उभय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसका भी सही आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूंगी, जिससे आप लोगों को भी इसका सही आंसर पता चल जाए, यानी जिन्हें आता ना रहे। जिन्हें तो आता रहेगा उनके लिए तो अच्छा ही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।